नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। यूजीसी द्वारा लाए गए नए नियम केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित सामाजिक अभियांत्रिकी का हिस्सा है। जिस देश में हजारों वर्षों से ज्ञान परंपरा रही है, उसी देश की सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था आज भी पश्चिमी फंडिंग एजेंसियों और विदेशी विश्वविद्यालयों के शोध निष्कर्षों को आधार बनाकर नीति निर्माण कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे प्राचीन ज्ञान केंद्र को अपनी शैक्षणिक स्वायत्तता के लिए विदेशी मान्यता की आवश्यकता महसूस होती है। इन नियमों का मूल उद्देश्य जातिवाद का उन्मूलन नहीं, बल्कि विशेष वर्गों को असीमित शक्ति देकर शैक्षणिक परिसरों को राजनीतिक युद्ध क्षेत्र में बदलना है। जहां पहले विचारों की लड़ाई होती थी, अब पहचान की लड़ाई थोपी जा रही है। जहां संवाद था, वहां आरोप प्रत्यारोप की संस्कृति स्थापित की जा रही है। पुलिस की प्रत्यक्ष भागीदारी किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सक्रिय अपराध स्थल में परिवर्तित कर देती है। जहां प्रशासनिक दंड का उद्देश्य सुधार और शिक्षा होता है, वहीं आपराधिक कार्यवाही व्यक्ति को जीवन भर के लिए कलंकित कर देती है। एक सामान्य परिहास या वैचारिक असहमति अब पुलिस केस, न्यायालयी कार्यवाही और संभावित कारावास का कारण बन सकती है। विडंबना देखिए कि जहां एक और ब्राह्मणों की कब्र खोदने और 4 जूते मारने जैसी खुली धमकियां देने वाले व्यक्ति संवैधानिक पदों पर जा बैठते हैं, वहीं किसी सामान्य छात्र की एक टिप्पणी उसे जेल भेज सकती है। यह चयनात्मक न्याय नहीं है, यह संस्थागत पक्षपात है। कक्षाओं में खुलेआम जाति पूछने वाले तथाकथित प्रगतिशील प्रोफेसर पुरस्कृत हो जाते हैं, जबकि साधारण छात्र हर शब्द तोलने को विवश है। यह व्यवस्था छात्रों को आजीवन भय में जीने के लिए प्रशिक्षित कर रही है। जो पीढ़ी स्वतंत्र चिंतन के लिए जानी जानी चाहिए, वह आत्म सेंसरशिप में जकड़ जाएगी। यह शैक्षणिक वातावरण नहीं, बौद्धिक दमन का एक तंत्र है। विश्वविद्यालय वह स्थान होता है जहां युवा पहली बार स्कूली वर्दी की बंदिशों से मुक्त होकर अपनी वास्तविक पहचान खोजते हैं। यह आत्म अन्वेषण का काल होता है, जहां विचार परखे जाते हैं, विश्वास चुनौती पाते हैं, व्यक्तित्व निर्मित होता है। ये नियम इस स्वाभाविक प्रक्रिया को कुंठित कर रहे हैं। व्यंग, विनोद और यहाँ तक कि असहमति के प्रत्येक रूप को अब संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। क्या यह वही भारत है जहाँ चारवाक ने वैदिक परंपरा को खुली चुनौती दी थी? क्या यह वही देश है जहाँ नालंदा और तक्षशिला में विभिन्न विचारधाराओं के बीच तीखी बहसें होती थी? आज हम अपने ही युवाओं को उस बौद्धिक स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हैं जो हमारी सभ्यता की नींव रही है। यह नियम संगठित छात्र समूहों के हाथ में एक घातक हथियार थमा देता है। जो संगठन आज खुलेआम जूतेचार की धमकी दे रहे हैं, वे कल इन नियमों के माध्यम से विरोधी विचारधारा के छात्रों को सीधे कारागार में भेज सकेंगे। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त समूह इसका दुरुपयोग करके असंगठित साधारण छात्रों का जीवन नरक बना सकेंगे। यह एक असमान युद्ध होगा, जहां एक ओर संगठित शक्ति, राजनीतिक समर्थन और कानूनी संसाधन होंगे, तो दूसरी ओर एक साधारण छात्र अपने माता पिता के सीमित साधनों के साथ। परिणाम पूर्व निर्धारित है। यह न्याय नहीं, सामाजिक प्रतिशोध का संस्थागत माध्यम है। सरकार के सामाजिक न्याय के आंकड़े इन नियमों की निरर्थकता को उजागर करते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की औसत दर मात्र 8% है। यह भयावह आंकड़ा 2 बातें बताता है। या तो 92% मामले झूठे हैं, या फिर कानूनी व्यवस्था पूर्णतः असफल है। दोनों ही स्थितियों में नए कठोर नियम बनाना तर्कहीन है। और भी चौंकाने वाला तथ्य, ओबीसी वर्ग जातिगत अपराधों में 81% आरोपी भी
कई मामलों में मिला है। यह किस सामाजिक वास्तविकता को दर्शाता है? क्या यह नहीं बताता कि जातिवाद किसी एक वर्ग की समस्या नहीं, पूरे समाज की बीमारी है? फिर विशेष रूप से शब्द का प्रयोग करके कुछ वर्गों को विशेष संरक्षण देना न्यायसंगत कैसे ठहराया जा सकता है? देश भर के 60,000 से अधिक कॉलेज परिसरों में पूरे वर्ष में केवल 378 जातिवादी भेदभाव के मामले दर्ज हुए हैं। यह प्रति कॉलेज औसतन 0.2 मामले बैठता है। इतनी नगण्य संख्या के लिए इतने कठोर, इतने व्यापक और इतने दमनकारी नियम बनाने का औचित्य क्या है? यह स्पष्ट है कि समस्या का निर्माण किया जा रहा है, समाधान नहीं खोजा जा रहा है। एक काल्पनिक संकट गढ़कर शैक्षणिक स्वतंत्रता को नष्ट किया जा रहा है। पिछले 15 वर्षों में सोशल मीडिया से लेकर कॉलेज राजनीति में सर्वाधिक विषैली और घृणास्पद जातिगत टिप्पणियां किस वर्ग के विरुद्ध हुई हैं, यह सब जानते हैं। सवर्णों और अन्य जातियों के देवताओं, धार्मिक प्रतीकों, ग्रंथों और परंपराओं को खुलेआम अपमानित करने वाले नारे, पोस्टर और भाषण आज भी जारी हैं। कॉलेज की दीवारों पर लिखे गए घृणास्पद संदेश, छात्र संगठनों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिए गए भड़काऊ भाषण, सब कुछ प्रलेखित है। फिर भी इन नियमों में विशेष रूप से शब्द का प्रयोग करके कुछ समुदायों को विशेष संरक्षण दिए जाने की साजिश शुरू कर दी गई है। यह संदेश क्या है? क्या कुछ जातियां दूसरों से अधिक संवेदनशील हैं? क्या कुछ समुदायों के खिलाफ घृणा स्वीकार्य है जबकि अन्य के खिलाफ अपराध? यह समानता का संवैधानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि विभाजन की राजनीति है। जब किसी ने कब्र खोदने की बात कही तो वह अव्यक्त की स्वतंत्रता थी, लेकिन यदि कोई छात्र सामान्य टिप्पणी भी कर दे तो वह जातिवादी अपराधी बन जाता है। यह दोहरा मानदंड संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सबसे भयावह पहलू यह है कि झूठे आरोप लगाने वालों के लिए दंड का प्रावधान नहीं है। 8% दोषसिद्धि दर का अर्थ है कि 92% मामले या तो गलत थे या सिद्ध नहीं हो सके। इन 92% मामलों में आरोपित व्यक्तियों का क्या हुआ? उनका शैक्षणिक समय, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, सब कुछ नष्ट हो गया और आरोप लगाने वाले बिना किसी परिणाम के स्वतंत्र हैं। एक झूठे आरोप में फंसा छात्र किस यातना से गुजरता है? पुलिस पूछताछ, न्यायालयी उपस्थिति, समाज में बदनामी, परिवार पर दबाव, यह सब एक युवा मन को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। परिसरों में आत्महत्याओं की संख्या पहले से ही जातिवादी टिप्पणियों के मामले से कहीं अधिक है। आज का युवा पहले से ही प्रतियोगिता, कैरियर, चिंता और सामाजिक दबाव से जूझ रहा है। ऊपर से एक झूठा आरोप उसे आत्महत्या की ओर धकेलने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यदि कोई छात्र झूठे आरोप के कारण आत्महत्या कर ले तो उत्तरदायी कौन होगा? आरोप लगाने वाला, उसे बढ़ावा देने वाला छात्र, उसे बढ़ावा देने वाला छात्र या संगठन, या नियम बनाने वाला यूजीसी, या मूक दर्शक बने प्रशासन? किसी के पास कोई जवाब इस बात का है ही नहीं। नियमों में जातिवादी टिप्पणी, अभद्र भाषा, मानसिक उत्पीड़न जैसे शब्दों की कोई स्पष्ट, सीमित और कानूनी परिभाषा नहीं दी गई है। यह अस्पष्टता जानबूझकर रखी गई है ताकि इसका व्यापक दुरुपयोग संभव हो सके। इस अस्पष्टता के कारण एक सामान्य मजाक, किसी ऐतिहासिक घटना पर अकादमिक बहस, समाजशास्त्रीय विश्लेषण या साहित्यिक आलोचना भी अपराध बन सकती है। क्या रामायण में शंभूक वध पर चर्चा जातिवादी होगी? क्या मनुस्मृति के विश्लेषण को अपराध माना जाएगा? क्या जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास पर शोध प्रतिबंधित होगा? यह अस्पष्टता चयनात्मक और पक्षपाती कार्रवाई का मार्ग खोलती है। जिसके पास शक्ति है वह तय करेगा कि क्या अपराध है और क्या नहीं। यह कानून का राज नहीं, यह मनमानी का राज है। प्रत्येक अपराध की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए, ठोस उदाहरणों के साथ। मेंस रिया यानी आपराधिक मंशा की अनिवार्य जांच होनी चाहिए।
बिना इरादे के कोई बयान अपराध नहीं बन सकता, लेकिन जानबूझकर इसे अस्पष्ट रखा गया है इस एक्ट में। विश्वविद्यालय केवल सामाजिक संस्थान नहीं, वे विचार, आलोचना और शोध के केंद्र भी होते हैं। मानव सभ्यता की प्रगति विश्वविद्यालय में खुली बहसों का परिणाम है। जब गैलीलियो ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उसे दंडित किया गया। इतिहास ने उन्हें साबित किया, न कि गैलीलियो के आलोचकों को। इन नियमों के कारण जाति आधारित इतिहास, समाजशास्त्र, कानून या प्रदर्शन पर खुली चर्चा बाधित होगी। प्रोफेसर और शोधार्थी आत्म सेंसरशिप के लिए मजबूर होंगे। जो विषय पढ़ाए जाने चाहिए वे वर्जित हो जाएंगे और जो शोध होने चाहिए वे रुक जाएंगे। क्या हम ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां डॉक्टर अंबेडकर की रचनाओं पर चर्चा न हो सके, जहां महात्मा गांधी और पेरियार के विचारों की तुलनात्मक समीक्षा संभव न हो, जहां जाति व्यवस्था के उद्भव और विकास पर शोध अपराध बन जाए? अकादमिक चर्चा, पाठ्यक्रम, सेमिनार और शोध को इन नियमों के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि असली उद्देश्य बौद्धिक दमन है, न कि सामाजिक न्याय। कॉलेज प्रशासन, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, आंतरिक शिकायत समिति, अनुसूचित जात जनजाति प्रकोष्ठ जैसे तंत्र पहले से मौजूद हैं। ये संस्थान आंतरिक मामलों को सुलझाने, परामर्श देने और आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम है। सीधे पुलिस को शामिल करना विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को नष्ट करता है। यह संदेश देता है कि शैक्षणिक संस्थान अपने आंतरिक मामलों को संभालने में असमर्थ है। यह उनकी विश्वसनीयता और अधिकार को कमजोर करता है। इससे भी गंभीर बात यह है कि मामूली विवादों को आपराधिक रंग दिया जा रहा है। दो छात्रों के बीच एक साधारण कहासुनी, जिसे परामर्श और मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता था, अब पुलिस केस बन जाएगा। यह उपचारात्मक दृष्टिकोण के बजाय दंडात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। उचित व्यवस्था 3 स्तरीय होनी चाहिए। पहले परामर्श और सुलह, फिर कॉलेज स्तरीय समिति की सुनवाई, केवल गंभीर तथा सिद्ध मामलों में पुलिस की भूमिका। लेकिन यह व्यवस्था जानबूझकर नहीं दी गई, क्योंकि उद्देश्य समाधान नहीं, दमन है। नियम यह मानकर बनाए गए हैं कि हर शिकायतकर्ता और आरोपी समान सामाजिक शक्ति रखते हैं। यह पूर्णतः एक काल्पनिक धारणा है। वास्तविकता में संगठित छात्र समूहों और असंगठित साधारण छात्रों के बीच भारी शक्ति असंतुलन है। राजनीतिक संरक्षण वाले समूह, मीडिया तक पहुंच रखने वाले संगठन और कानूनी सहायता के साधन रखने वाले छात्र इन नियमों का दुरुपयोग कर सकेंगे। दूसरी ओर एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार का छात्र असहाय होगा। यह न्याय नहीं, सामाजिक प्रतिशोध की संस्थागत व्यवस्था है। शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखने का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। नियमों में सुनवाई का अधिकार, जिरह का अवसर और अपील की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। ऑर्डी अल्टरम पार्टेम यानी दूसरे पक्ष को सुनने का सिद्धांत न्याय की आधारशिला है। रोमन काल से लेकर आधुनिक लोकतंत्रों तक यह मान्य रहा है। लेकिन इन नियमों में आरोप लगते ही कार्यवाही शुरू हो जाती है। आरोपी को अपना पक्ष रखने का, साक्ष्य प्रस्तुत करने का, शिकायतकर्ता से प्रश्न करने का अवसर कहां है? मुकदमे के निष्कर्ष से पहले ही निलंबन और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह न्यायिक प्रक्रिया नहीं, लिंचिंग की संस्थागत स्वीकृति है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से नियमों में समाहित करना आवश्यक है, लेकिन यह जानबूझकर कर छोड़ा गया, क्योंकि असली उद्देश्य न्याय नहीं, प्रतिशोध है। जब आंकड़े बताते हैं कि समस्या नगण्य है, तो इतने कठोर दंडात्मक नियम क्यों? क्या रोकथाम आधारित शिक्षा अधिक प्रभावी नहीं होती? क्या संवेदनशीलता कार्यशालाएं,
संवाद आधारित कार्यक्रम और जाति निरपेक्ष नैतिकता पाठ्यक्रम समाधान नहीं होते, लेकिन शिक्षा और संवाद में निवेश करने के बजाय दंड और भय पर निर्भरता दिखाई देती है। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि राजनीतिक एजेंडा है। किसी भी सभ्य समाज में नीति निर्माण साक्ष्य, आंकड़ों और विशेषज्ञ परामर्श पर आधारित होता है। यह तीनों की अनदेखी की गई। यह नीति निर्माण नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र है। नियमों में कुछ जातियों को विशेष संरक्षण की भाषा से समाज को और विभाजित किया जा रहा है। पीड़ित की जगह पहचान को केंद्र में रखा गया है। यह संदेश दिया जा रहा है कि आपकी पीड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी जाति महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण सामाजिक एकता के विपरीत है। नियम व्यक्ति केंद्रित होने चाहिए, जाति केंद्रित नहीं। हर नागरिक को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि उद्देश्य समानता नहीं, विभाजन है। झूठे आरोप से उत्पन्न भय और अनिश्चितता किसी भी युवा को अवसाद में धकेल सकती है। आरोप की तलवार सिर पर लटकी रहने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विनाशकारी होता है। नींद, भूख, एकाग्रता सब प्रभावित होते हैं। किसी भी शिकायत के साथ अनिवार्य परामर्श और मनोसामाजिक मूल्यांकन भी होना चाहिए था। आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यह दर्शाता है कि छात्रों का कल्याण प्राथमिकता नहीं है, राजनीतिक एजेंडा प्राथमिकता है। कोई भी नियम शाश्वत नहीं होना चाहिए। हर 2-3 वर्ष में स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए। यदि दुरुपयोग की दर अधिक हो तो स्वतः निरस्तीकरण का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। यह दर्शाता है कि नियम अस्थायी बनाने के लिए है, न कि समस्या समाधान करने के लिए। यह विडंबना की पराकाष्ठा है कि स्वतंत्रता के इतने दशकों बाद भी भारत की सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था विदेशी विश्वविद्यालय और शोध तथा फंडिंग एजेंसियों के निष्कर्षों को आधार बनाकर नीति निर्माण कर रही है। पश्चिम में जाति व्यवस्था का कोई अनुभव नहीं है। उनकी सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक विकास और सांस्कृतिक संदर्भ भारत से पूर्णतः भिन्न है। फिर भी हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या येल के शोधकर्ताओं के निष्कर्ष हमारी नीतियों का आधार बनते हैं। यह बौद्धिक गुलामी ही तो है। जो देश नालंदा और तक्षशिला का जनक था, जहां वैदिक काल से तर्क और शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, वह आज विदेशी शोधकर्ताओं की दया पर निर्भर है। यह शर्मनाक है। अनेक पश्चिम फंडिंग एजेंसियां भारत में जाति विभाजन को गहरा करने, सामाजिक तनाव बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का एजेंडा रखती हैं। उनका उद्देश्य भारत को कमजोर करना है, न कि यहाँ के दलितों का उत्थान, ओबीसी का उत्थान। वे चाहते हैं कि भारत आंतरिक संघर्षों में उलझा रहे, ताकि वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका सीमित रहे। और हमारे नीति निर्माता इन एजेंडों को आंख मूंदकर स्वीकार कर रहे हैं। या तो वे अत्यंत भोले हैं, या फिर जानबूझकर भारत के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय शोध और भारतीय समाधान की आवश्यकता है। हमें अपने सामाजिक वास्तविकताओं को समझने वाले नीति निर्माताओं की जरूरत है, न कि विदेशी एजेंडों के क्रियान्वयनकर्ताओं की। यह नियम जातिवाद को समाप्त करने के बजाय उसे संस्थागत रूप दे रहा है। जाति के नाम पर न्याय नहीं, बल्कि न्याय के नाम पर जाति को पोषित किया जा रहा है। जहां समाधान होना चाहिए था, वहां विभाजन गहरा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय संवाद से चलते हैं, डर से नहीं। जहां पुलिस की अस्थायी उपस्थिति बन जाए, वहां शिक्षा पलायन कर जाती है। जहां हर शब्द को तौला जाए, वहां विचार मर जाते हैं। जहां आरोप ही सजा बन जाए, वहां न्याय विलुप्त हो जाता है। परिसर मित्रता के अंकुरण के लिए होते हैं, शिकार के लिए नहीं। यहां दीर्घकालिक संबंध बनते हैं, अल्पकालिक राजनीति नहीं चलनी चाहिए। यहां विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, पहचान की नहीं।
यदि सचमुच जातिवाद समाप्त करना है तो शिक्षा में निवेश करें, संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाएं, समानता की चेतना जगाएं, लेकिन डर और दंड के माध्यम से समाज नहीं बदला जा सकता। यह केवल सतह को दबाता है पर जड़ों को मजबूत करता है। अगला समाज जो मांग कर रहा है वो ये है कि यूजीसी 3 पॉइंट जोड़ दे। उसे इस बिल पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अगड़े समाज का कहना है कि अगर शिकायत फर्जी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही हो। जांच के लिए जो टीम गठित हो उसमें कम से कम एक सामान्य वर्ग का सदस्य हो। सामान्य वर्ग के लोगों के साथ कोई जाति सूचक और शोषण हो तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान हो। क्लास में मोबाइल मत चलाओ कहना आज भारत में अपराध बन चुका है। बरेली में मैथ टीचर विवेक जौहरी ने बस इतना कहा, मोबाइल रखो, पढ़ाई करो। इनाम मिला पास्को केस, 8 साल जेल, मुकदमा और अपमान। तब जाकर बरी हुए। लेकिन जिंदगी के 8 साल कौन लौटाएगा? 3 बच्चियां, 1 आरोप। माता पिता ने जांच नहीं की, पुलिस ने सवाल नहीं किए, समाज ने फैसला सुना दिया। कुछ तो क्या होगा? यही है हमारी मेंटेलिटी। प्रयागराज में विष्णु तिवारी पास्को SC/ST एक्ट दुराचार के मामले में 20 साल जेल काटे, फिर सबूतों के अभाव में बरी हो गए। पूरा केस छूटा था, लेकिन झूठ बोलने वालों को क्या सजा मिली? कुछ भी नहीं। आज रोज की हेडलाइन फर्जी SC/ST केस, फर्जी पास्को, फर्जी दुराचार, फर्जी दहेज, फर्जी घरेलू हिंसा। नतीजा क्या है? भारत में महिलाओं से ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। बुलंदशहर केस पे आइए, पहले दोस्ती, फोटो वीडियो, फिर आईफोन, फिर पैसे, अब धमकी, 1 लाख दो नहीं तो केस। नाम है हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन। सवाल सीधा है, अगर आरोपी झूठा निकले तो शिकायतकर्ता पर कार्यवाही क्यों नहीं? कोर्ट बरी कर देता है, लेकिन झूठ बोलने वाला हीरो बनकर निकल जाता है। समाधान कोई रॉकेट साइंस नहीं है। झूठी शिकायत जघन्य अपराध के बराबर हो, झूठी जांच कड़ी सजा के बराबर हो, झूठी गवाही गैर जमानती अपराध बने। अगर पास्को में 20 साल की सजा है तो झूठा पास्को केस कराने वाले को भी सजा होनी चाहिए। बराबरी यहीं से शुरू होगी। साफ बात है, देश कानून के खिलाफ नहीं है, देश कानून के दुरुपयोग के खिलाफ है। FIR के साथ अंडरटेकिंग हो कि मेरी शिकायत सच है, झूठी निकली तो सजा मंजूर। जांच अधिकारी भी जवाबदेह हो। जिस दिन झूठ डरने लगेगा उस दिन न्याय तेज होगा, उस दिन से मुकदमे कम होने लगेंगे। विवेक जौहरी जैसे लोग टूटने से बचेंगे। विवेक जौहरी बरी हो गए, लेकिन झूठ बोलने वाली लड़कियां, झूठा केस कराने वाले माता पिता, झूठी गवाही देने वाले लोग, यही असली सवाल है, यही न्याय की परीक्षा है। इन नियमों की तत्काल और व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक अपराध की स्पष्ट, सीमित और कानूनी परिभाषा होनी चाहिए। मेंस रिया की अनिवार्य जांच हो। अकादमिक चर्चा, पाठ्यक्रम और शोध को इन नियमों के दायरे से बाहर रखा जाए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से शामिल किया। 3 स्तरीय आंतरिक प्रक्रिया अनिवार्य बनाई जाए। परामर्श, कॉलेज समिति और केवल गंभीर मामलों में पुलिस। मुकदमे के निष्कर्ष तक आरोपियों पर कोई कार्यवाही न हो। झूठे आरोप के लिए कठोर दंड हो। उसी अपराध के प्रस्तावित दंड का दुगुना हो। हर जाति को समान सुरक्षा मिले, उसका सम्मान सुरक्षित रहे, पर किसी को विशेष संरक्षण न हो। अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और सहायता की व्यवस्था हो। हर 2 वर्ष में स्वतंत्र समीक्षा और दुरुपयोग की स्थिति स्वतः निरस्तीकरण का प्रावधान हो। यदि ये सुधार नहीं किए गए तो ये नियम भारतीय शैक्षणिक परिसरों को बौद्धिक रेगिस्तान में बदल देंगे। जहां एक समय विचारों का संगम होता था, वहां केवल भय और मौन होगा। जहां भविष्य के नेता, वैज्ञानिक और विचारक तैयार होते थे, वहां केवल आज्ञाकारी मूक दर्शक तैयार होंगे। यह देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह युवा पीढ़ी के साथ विश्वासघात है। ये भारतीय सभ्यता की बौद्धिक परंपरा का अपमान है।
समय रहते इन नियमों को रद्द किया जाना चाहिए या फिर मूलभूत रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। अन्यथा इतिहास हमें उस पीढ़ी के रूप में याद रखेगा जिसने अपने ही बच्चों का भविष्य राजनीतिक एजेंडों की बलि चढ़ा दिया। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।